क्या होता है जब सिस्टम पर तंज कसने वाला रैपर उसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है? नेपाल देश में जेनजीज के दिलों में आग भड़काने वाले बालेंद्र शाह जैसा कलाकार जब अपनी कलम बस रैप लिखने के लिए नहीं बल्कि कानून और पॉलिसीज बनाने के लिए उठाता है, तब कुछ ऐसा होता है जिसे पूरी दुनिया देखती रह जाती है। ये जमाना नया है और जनता को अनुभव के साथ चाहिए एक्सपेरिमेंट्स। खासकर नेपाल की युवा जनता बालेंद्र शाह से बड़ी खुश है क्योंकि इतना रिलेटेबल पीएम उन्होंने पहली बार देखा है। देखा जाए तो अब तक ट्रेडिशनल पार्टीज का ही नेपाल में बोलबाला रहा है और जो सिस्टम सबसे ज्यादा वक्त तक एक्टिव रहता है उसमें करप्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इसी करप्शन मिसमैनेजमेंट से नेपाल की जनता भी परेशान थी। मगर ये बदलाव सिर्फ एक दिन में नहीं आया। नेपाल के नए पीएम बालेंद्र शाह की कहानी इतनी आसान नहीं है। आज अगर नेपाल के यूथ कल्चर खासकर हिप हॉप और अंडरग्राउंड रैप सीन की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आता है, बालेंद्र शाह का, जिसे लोग बालेन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसकी असली पहचान किसी कुर्सी या किसी पद से नहीं बनी, एक ऐसे आर्टिस्ट के तौर पर बनी जो अपनी बात बिना फिल्टर के रखता था। 27 अप्रैल 1990 में काठमांडू में जन्मा बालेंद्र शाह ने काठमांडू की सड़कों और वहां के माहौल और एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से उसके सोचने का तरीका बनाया। बचपन से ही उसने एक ऐसा सिस्टम देखा जहां पर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी और करप्शन एक कॉमन बात थी और यूथ के पास फ्रस्ट्रेशन तो था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। इसी बैकग्राउंड के साथ उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स किया। यानी वो शहरों को कैसे डिजाइन किया जाता है, सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब उसे डीपली समझ में आया। उसने अपनी डिग्री भारत में कर्नाटक के NITT यूनिवर्सिटी से ली, लेकिन इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रियलाइजेशन भी आया कि ग्राउंड रियलिटी और थियोरी में कितना फर्क है और यही गैप उसके अंदर एक बेचैनी पैदा करता। यही बेचैनी धीरे धीरे एक्सप्रेशन में तब्दील हुई और फिर उसने रैप को चुना क्योंकि रैप एक ऐसा मीडियम था जहां आप बिना किसी रोक टोक के सच बोल सकते हो। उसी समय नेपाल का रैप सीन अभी अपने शुरुआती दौर में था। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन अंडरग्राउंड में एक रॉ एनर्जी थी, एक हंगर था अपनी बात रखने का और इसी वेव का हिस्सा बनकर बालेन सामने आया। शुरू से ही उसका स्टाइल अलग था। वो फ्लैशी वीडियोस या कमर्शियल हुक्स पर डिपेंड नहीं करता था। उसकी ताकत उसके शब्द थे जो सीधे सिस्टम पर सवाल उठाते। उसके गानों में करप्शन, गवर्नेंस फेलियर, सोशल डिवाइड, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे बार बार आते थे। उस दौर में यामा बुद्धा ने नेपाल में रैप को एक आइडेंटिटी दी थी। उनके ट्रैक्स ने सोसाइटी के डार्क साइड्स को सामने लाया। वही लॉर ने रैप को मेन स्ट्रीम अटेंशन तक पहुंचाया। लेकिन बालेन ने इन दोनों के बीच एक अलग लेन बनाई जहां रैप सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं बल्कि रेजिस्टेंस बन गया। उसके ट्रैक्स में एक अर्जेंसी होती थी, जैसे वो सिर्फ गाना नहीं बल्कि एक मैसेज डिलीवर कर रहा हो, एक सवाल पूछ रहा हो और जवाब ऑडियंस पर छोड़ रहा हो। धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और फेसबुक के जरिए उसके सॉन्ग्स फैलने लगे। बालेन की पर्सनालिटी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही था कि वो एक ही समय पर दोहरी जिंदगियां जी रहा था, एक हाईली एजुकेटेड टेक्निकली साउंड इंजीनियर की और दूसरी रेबेलियस आर्टिस्ट की दुनिया। ये डुअलिटी उसे बाकी आर्टिस्ट से अलग बनाती थी। वो बातें जो लोग दोस्तों के बीच डिस्कस करते थे लेकिन ओपनली नहीं बोल पाते थे, उन्हें माइक पर ले आता था बालेंद्र शाह। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने माइक को सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि सच के लिए इस्तेमाल किया। अब ये तो थी बालेंद्र शाह के अतीत की कहानी, मगर इसके सियासत में पैर जमाने की कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक है। बालेन बस म्यूजिक ही बना रहा था, मगर पोस्ट कोविड एरा में उसने सियासत में उतरना चाहा। बालेन के सपने बड़े थे मगर उसने शुरुआत छोटे से करनी चाहिए। 17 दिसंबर 2020 में उन्होंने ये ऐलान किया कि वो आने वाले मेयर के इलेक्शन में बतौर इंडिविजुअल कैंडिडेट लड़ेंगे। यह ऐलान उन्होंने अपने फेसबुक पेज से किया। दूसरे कैंडिडेट्स की तरह उन्होंने ना रैलियां निकाली,
ना ही बड़ी सभाएं ली। यंगस्टर्स में वो फेमस हुए अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग की वजह से। बालेन की कैंपेन्स वेस्ट मैनेजमेंट, रोड ट्रैफिक कंट्रोल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज पर फोकस करते थे। काठमांडू के युवाओं ने देखा कि कोई तो नेता इन विषयों पर कम से कम बात तो कर रहा है जिन पर विचार होना चाहिए। इसके अलावा बालेंद्र ने युवाओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानी और कुछ हद तक सुलझाई भी। इस वजह से वो युवाओं में और भी पॉपुलर बन गए। लेकिन बहुतों को लगा कि बालन मेयर का इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, पर वो लोग यूथ की पावर को नजरअंदाज कर रहे थे। आखिरकार इलेक्शन के नतीजे आते हैं और जो जनता चाहती थी वही होता है। 26 मई 2022 का वो दिन था जब बालेन 38.6% वोट से जीत गए। नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट सर्जना श्रेष्ठा और फॉर्मर मेयर यूएमएल कैंडिडेट केशव स्थापित को 23,000 वोट्स के मार्जिन से हराया। ये जीत ऐतिहासिक थी। पूरा काठमांडू अपने नए मेयर से बेहद खुश था। लोगों को जो बालेंद्र से उम्मीदें थी वो उसने पूरी की। जब काठमांडू में लोगों को डेवलपमेंट दिखा तो पूरे नेपाल के लोगों में बालेंद्र की लहर छा गई। काठमांडू के वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बालेंद्र मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट तक गए। जब एक शहर में बदलाव आता है तब पूरे देश के लिए वो चर्चा का विषय बन जाता है। बालेंद्र शाह एक इंडिविजुअल कैंडिडेट थे। इस वजह से उनके कामों में उन्हें कुछ लिमिटेशंस का भी सामना करना पड़ा और यही वो घड़ी थी जब उन्हें खुद की पार्टी बनाने का विचार आया। 21 जुलाई 2022 में रवि लामिछाने के अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नींव रखी गई और इस पार्टी का हिस्सा बनते हुए बालेन ने आगे काम करने का निर्णय लिया। और फिर आया एक ऐसा दौर जब नेपाल के लोकतंत्र का ढांचा बदलने की शुरुआत हुई, यानी जेनजी प्रोटेस्ट। उन दिनों सोशल मीडिया अपने चरम पर था और ज्यादातर डेमोक्रेटिक मूवमेंट की नींव सोशल मीडिया से ही बनती थी। और सोशल मीडिया से सबसे पहले और सबसे ज्यादा फर्क अगर किसी को पड़ता है तो वो है जेनजीज। और उस वक्त के नेपाल के पीएम केपी ओली ने नेपाल में कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, जिनमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे कई और ऐप्स शामिल थे, टिकटॉक को छोड़कर। फिर क्या, जेनजीज ने एक शांतिपूर्वक मोर्चा निकाला जिसे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का भी समर्थन रहा। इस मोर्चे पर तत्कालीन सरकार ने गोलियां चलवाई और 19 प्रोटेस्टर्स मारे गए, जिनमें से 12 साल का बच्चा भी शामिल था। उस समय जेनजीज में एक गुस्सा ये भी था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे बेहद ज्यादा लैविश लाइफ जीते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं। उनके हिसाब से इनइक्वालिटी थी। इन सभी मुद्दों पर बालेंद्र शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने गौर किया और पूरे नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट ने वायलेंट रूप धारण कर लिया। इसका नतीजा सरकार बर्खास्त हो गई और नेपाल निकल पड़ा एक नई सियासी रचना की ओर। 5 मार्च 2026 के जनरल चुनाव में आरएसपी ने शुरुआत से ही दमदार प्रदर्शन करते हुए खुद को सबसे ताकतवर खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। 165 में से 90 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर पार्टी ने साफ संकेत दे दिया कि इस बार जनता का रुख उनकी तरफ है। इस शानदार प्रदर्शन के पीछे शाह के पक्ष में उठी जबरदस्त जनलहर को मुख्य वजह माना जाता है। काठमांडू वैली की सभी 10 सीटों पर आरएसपी का दबदबा रहा, जहां नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओवादी केंद्र जैसे दिग्गज दल काफी पीछे छूट गए। झापा 5 में मुकाबला एक तरफा रहा। शाह ने ओली को भारी अंतर से हराते हुए 68,348 वोट हासिल किए, जबकि ओली सिर्फ 18,764 वोट ही बटोर पाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक कलाकार देश की सियासत संभालेगा। पीएम बनने के बाद बालेन ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि लोग देखते ही रह गए, मानो जैसे न्यूज चैनल ना हो, लोग फिल्म चैनल पर नायक देख रहे हो। पीएम बनते ही जिन नेताओं पर करप्शन और रेप चार्जेस थे, उन सभी को बिना देरी किए अरेस्ट कर लिया गया। हर एक नेता की जांच करने का ऑर्डर दे दिया गया। नेपाल का वीआईपी कल्चर रातों रात खत्म हो गया। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक हर नेता पब्लिक सर्वेंट है। इसका उदाहरण लोगों को तब देखने को मिला जब बालेन खुद सड़क पर उतरकर चलते हुए लोगों से मिलने गए, बिल्कुल आम आदमी की तरह। नेताओं की सिक्योरिटी भी हटा दी गई। सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे जिनकी जान को सच में खतरा होगा। पुलिस को भी खुली छूट दे दी गई हर नेता की गाड़ी चेक करने की। इस वजह से जो वीआईपी कल्चर असमानता पैदा करता था, उसी को बालेंद्र ने जड़ से उखाड़ दिया। ऐसे कई और डिसीजन इस सरकार द्वारा लिए जा चुके हैं, खासकर कि एजुकेशनल सेक्टर में। इस सरकार ने 5वीं कक्षा तक के सारे एग्जाम्स बंद करा दिए हैं।
यानी अब स्टूडेंट्स को एग्जाम देने की जरूरत नहीं, उन्हें सीधा अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा, उनके 6 दिन के एग्जाम के बेसिस पर नहीं बल्कि साल भर के एनालिसिस पर, ताकि स्टूडेंट्स में रेस नहीं बल्कि ग्रोथ हो। स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन भी सरकार ने रद्द करा दिया है। अब चाहे कोई कितने भी बड़े बाप का बेटा हो, हर कोई एक ही छत के नीचे पड़ेगा। इस बात से यह बात तो साफ हो जाती है कि ये सरकार समानता यानी इक्वालिटी पर बड़ा ध्यान दे रही है। ये होता है जब एक कलाकार देश की सियासी डोर संभालता है। साथ ही में इस सरकार ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर भी रोक लगाई है। हालांकि ये सरकार खुद स्टूडेंट मूवमेंट से ही जन्मी है। कोई भी बड़ी मूवमेंट स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही पैदा होती है। लेकिन फिलहाल तो इस फैसले को काफी अच्छे नजरिए से देखा जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब कहा जा रहा है कि इस सियासी तख्त पलट का काफी असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। भारत और नेपाल के बीच पहले से एक कल्चरल ओवरलैप है। इसमें अगर नेपाल की नई सरकार का नैरेटिव एंटी इंडिया रहा तो आगे जाकर बॉर्डर डिस्प्यूट की संभावना भी देखी जा सकती है। और एक और देखें तो नेपाल को आगे बढ़ने के लिए भारत से अच्छे संबंध बनाए रखना भी जरूरी है। अब नैरेटिव की बात तो आने वाला वक्त बताएगा, पर फिलहाल जो रिकॉग्निशन नेपाल को एक स्वतंत्र कंट्री की तरह चाहिए वो उसे भारत से मिल रही है। बाकी इस बारे में आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे अनसीन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।